डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मानहानि मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई अब मेरिट पर होगी। विवाद आकाश विजय वर्गीय की शिकायत से जुड़ा है। जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी इजाजत। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अन्य कानूनी उपायों की छूट दी। विशेष अदालत ने जैकलीन समेत आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। सरकारी डॉक्टरों के लिए नीट एसएस कट ऑफ कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया। 152 मेडिकल सीटें ऑल इंडिया कोटे में भेजने पर रोक। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजना आईटी एक्ट के तहत निजता का उल्लंघन नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, प्रश्न पत्र निजी छवि नहीं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर आंशिक रूप से रद्द हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी अधिनियम से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे। हम आपको इस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी भी देंगे और देश में आए विदेशियों के बुनियादी हक पर जानकारी देंगे। ये तो थी बुनियादी जानकारी। इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर आप विदेशी अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद। सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशी अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट क्यों लाया गया। देखिए शालिनी जी, आप कोई भी सार्वभौम देश होगा तो उसका अपना कानून चलता है, अपना नियम कानून का था। जैसे अगर मान लीजिए आप अमेरिका जाना चाहें या इंग्लैंड जाना चाहें या चीन जाना चाहें तो आपको वहां का वीजा लेना पड़ता है और वीजा लेने के बाद फिर आप उससे तय करते हैं कि वो बताते हैं कि देखिए आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। ऐसे ही किस ढंग से प्रवेश किसी देश में प्रवेश करना हुआ, ये तो भारत की बात आ गई। किस ढंग से आपको प्रवेश करना होगा, कब तक आपको रहना होगा, कब आपको हटाया जा सकता है, कब आपको आपके देश भेज दिया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको उसी में एक्ट में आती है। ये फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। मान लीजिए अगर हम जाना चाहते हैं कहीं पर, देखिए अगर कुछ देशों के लिए तो अलग नियम है, कुछ देशों के लिए अलग नियम है। जैसे कोई दुश्मन देश जिसको मान के चलते एनिमी कंट्री बात है, तो अगर उस देश के किसी भी व्यक्ति को किसी अपरिहार्य कारणों से वीजा दिया गया है तो वीजा देने के साथ उसको ये कहा जाता है कि आप हर दिन आप 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे आएंगे और उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी हाजिरी देंगे। तो ये तो उसका एक नियम हो जाता है कि आपको उसका पालन करना ही करना है और अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये है नियम। जैसे अगर मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि देखिए हम वीजा दे देंगे आपको, लेकिन आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा हम 1 करोड़ रुपया लगा देंगे। 1 करोड़ रुपया आपको वीजा फी देनी पड़ेगी। अगर आप H1B वीजा पर जा रहे हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज है कि H1B वीजा माने आप वहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। ऐसे ही हर देश के अपने नियम होते हैं। भारत में भी ये फॉरेनर्स एक्ट
1946 में, जब देश जो ही गुलाम था उस समय, लेकिन गुलामी से मुक्ति मिली थी हमको 1947 में। लेकिन उसके पहले ही अंग्रेजों ने ही 1946 में ये फार्नर्स एक्ट लगा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको इन चीजों का पालन करना होगा। अगर कोई विदेश से व्यक्ति आता है तो अगर वो व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसके बाद उसके खिलाफ आप उसको दंड दे सकते हैं, आर्थिक दंड लगा सकते हैं, और चाहें तो आप उसके ऊपर अरेस्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर भी भेज सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उसी एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसी एक्ट में। जी सर, इसी पर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को एक्ट में छूट देने की शक्ति क्या क्या है? देखिए, आप राष्ट्रमंडल देश में कौन आते हैं? राष्ट्रमंडल देश सामान्य तौर पर एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज उनका है, जो इंग्लैंड के किसी समय इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन के किसी समय गुलाम रहे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका के कंट्रीज, और कई देश जो रहे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो उनके यहाँ एक कॉमनवेल्थ, माने उनके जो करेंसी चलती थी पाउंड, वो हर देश में मानी जाती थी। जैसे बर्मा में हुआ, ये श्रीलंका में हुआ, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। आपको ये साफ बता दें कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में हाई कमिश्नर होते हैं और एम्बेसडर नहीं होते हैं। जैसे अगर हम नेपाल में किसी को भारत कोई अपना दूतावास भेज देगा तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, या नेपाल का कोई अगर आएगा तो इंडिया में वो हाई कमिश्नर होगा, वो एम्बेसडर नहीं होगा। तो ऐसे ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए ये चीज देखी जाती है। श्रीलंका में भी यही है कि श्रीलंका में भारत का हाई कमिश्नर होता है और श्रीलंका का इंडिया में हाई कमिश्नर होता है। लेकिन अगर यही जाते हैं, मान लीजिए कि अगर जापान में चले जाते हैं, चीन में चले जाते हैं, तो वहां का एम्बेसडर होता है और इंडिया का भी एम्बेसडर वहां पर होता है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज माने ऐसा देश जिनका आप ये मान के चलिए कि ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, यहाँ के लिए अलग नियम लगा गए कि जिससे कि आपको कोई परेशानी न होने पाए। और 1962 के पहले इंग्लैंड भारत से जाने वालों के लिए कोई जरूरत नहीं थी वीजा लेने की। क्यों नहीं? क्योंकि वो मानते थे कि आप हमारे ही देश के पार्ट हैं। 1962 में इंग्लैंड ने कहा नहीं, आप स्वतंत्र हो चुके हैं, आप एक संप्रभु देश हैं, इस नाते आपको हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, आप अपने देश में अपने नियमों का पालन करिए। ये स्थिति हो गई थी। लेकिन कुछ छूट होती है उनके लिए। जैसे आप आए हैं मान लीजिए कॉमनवेल्थ कंट्री से, तो वहां पर कुछ छूट होती है कि जैसे आपको कब भेजा जाएगा, क्यों नहीं भेजा जाएगा, और किन कारणों से आपको सुविधाएं मिलेंगी। आप कॉमनवेल्थ कंट्री की बात आप मान के चलिए, जैसे नेपाल है। नेपाल की स्थिति तो ये है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के जा सकता है और बिना वीजा के आ सकता है। वहां पर आप बिना वीजा के जा सकते हैं, वीजा बिना लगवाए ही आप जाइए, वहां रहिए, वहां भी लोग आप अपना व्यापार कर रहे हैं, उद्योग धंधा चला रहे हैं। अभी बहुत दिनों के पहले ने सुगौली संधि जो हुई थी नेपाल और ब्रिटेन के बीच में, उस नेपाल के पहले ये कहता था वो कि उत्तराखंड का कुछ हिस्सा हमारा है, लेकिन सुगौली संधि के बाद ये तय हो गया कि नहीं, उत्तराखंड का हिस्सा आपका नहीं है, वो हमारा हिस्सा है और हम उस पर मान के चलेंगे। वो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर कहते रहे कि मेरा अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि सुगौली संधि में ये क्लियर हो चुका है कि हमारा कितना हिस्सा कितना नहीं। लेकिन एक चीज है, ये कॉमनवेल्थ कंट्री होने के नाते एक चीज तो है कि वहां पर आप आ सकते हैं बिना वीजा के, और बिना वीजा के वहां के लोग भी भारत में आ सकते हैं, चाहे तो वो व्यापार उद्योग धंधे कर सकते हैं। पहले तो ये स्थिति थी कि लोग शादी विवाह भी करते थे। अभी भी बहुत से बिहार के हिस्सों में ऐसा है कि लोग एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह करते हैं, लेकिन शादी विवाह करना इतना आसान अब इसलिए नहीं हो पाया है कि आपको साबित कैसे करना पड़ेगा कि आप किस देश के नागरिक हैं। अगर आपने नेपाल का नागरिक कह दिया है तो आप भारत में नागरिकता नहीं ले सकते हैं, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो नेपाल की नागरिकता नहीं ले सकते हैं।
वह तो ऐसे ही हो सकता है जैसे विदेश से कोई लड़की लेके आए और भारत में नागरिकता उसको दिलाने के लिए प्रयास करे तो वो मिल जाएगा। ऐसे ही भारत के नेपाल से कोई लड़की आती है तो नेपाल को भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के स्थिति बनेगी। ये स्थिति है। भारत में भी यहाँ से जो लोग जाते हैं या भारत की कोई लड़की नेपाल में जो शादी करती है वो वहाँ के नियमों का पालन के अनुसार करने के कारण उसको वहां पर मिलती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां, हिंदुस्तान की तमाम बहुत ऐसी लड़कियां जिनको मैं जानता हूँ, उनकी शादी हुई है नेपाल में और वहां जाकर के अपने ठीक ढंग से रह रही हैं, लेकिन उनको नागरिकता नेपाल की तब मिली है जब उन्होंने वहां के नियमों का पालन किया है। तो ये आप मान के चलिए कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कुछ छूट तो इस देश में फॉरेनर्स एक्ट के तहत मिली हुई है और वो छूट का प्रावधान का फायदा दोनों देशों को मिलता है जो उस देश में अपने नागरिकों को भेजते हैं या नागरिकों को बुलाते हैं। जी, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि विदेशियों के पैरोल पर क्या प्रावधान है। देखिए, विदेशियों के पैरोल पर तो कोई प्रावधान ही नहीं है। कोई विदेशी पैरोल नहीं पा सकता है। कारण यह है कि मान लीजिए अगर यहाँ कोई विदेशी आए और क्राइम करेगा तो आपको भारत के जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार आपको अपने को देखना पड़ेगा कि कैसे वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई आदमी चोरी करे, हत्या कर दे या बलात्कार करके चला जाता है या लड़कियों को उठा करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से लड़कियों को भेज देते हैं अरब कंट्रीज में, अरब बने गल्फ कंट्रीज में, वहां भेज देते हैं और उन लड़कियों के साथ आप समझिए कि बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको कोई पैरोल नहीं मिल सकता है, वरना आप क्राइम करेंगे, यहाँ कोई अपराध करेंगे, अपराध करने के बाद आप चले जाएंगे पैरोल पर, फिर आपको कौन ले आएगा, ले आना मुश्किल होता है। भारत में भी कई देशी लोग भी जो यहाँ पर क्राइम करते हैं और क्राइम करने के, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ है, जैसे वो नीरव मोदी है और इससे कई लोग हैं जो विदेशों में चले गए हैं और उनको ले आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां के कोर्ट में वो जाएगा मामला, वहां के कोर्ट इस चीज का निर्णय करेगी क्या इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए कि नहीं, इनको स्वदेश भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। अगर वहां के कोर्ट ने नहीं निर्णय लिया है तो वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद अपने देश निकल जाए तो आप उसको कैसे ले आ पाएंगे। ऐसी स्थिति में पैरोल की कोई व्यवस्था नहीं है उसको छोड़ने के, तो उसके खिलाफ वही कानून अप्लाई किया जाएगा जो इस देश के नागरिकों के लिए होता है। तो फॉरेनर्स एक्ट में कोई पैरोल की व्यवस्था नहीं है, ये आप साफ जी। आज हम बात कर रहे हैं फॉरेनर्स एक्ट के बारे में, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशियों द्वारा बार बार आने जाने वाले स्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति क्या है। ये आपका देश है, आपके देश में ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ढंग का नियम बनाना चाहे बनाती है। जैसे कोई विदेशी बार बार किसी जगह पर जाता है तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना कि किस कारण वह जाता है, क्या कारण है उसके जाने का। जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस में तो आप जा सकते हैं तो उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन और भी कई कारण है, जैसे सुरक्षा व्यवस्था हमारी है, उस चीज को देखना पड़ेगा कि अगर जा करके और वहां आप किसी चीज का पता लगाते हैं और फिर वो खुफियागिरी करते हैं तो ऐसी स्थिति में तो रोक लगाने का ही अधिकार केंद्र सरकार को है। कहीं भी अगर आप जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं तो आपको प्रतिबंध लगाने का कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं और आप इतने दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं और इतने दिन तक यहाँ पर इस ढंग का व्यवहार कर सकते हैं। ये अगर आप इसका पालन अनुपालन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई। ये देखिए, फॉरेनर्स एक्ट का कारण क्या है, खास तौर पर इस समय ये स्थिति ज्यादा तेज हो गई है कि ये बांग्लादेशियों के कारण ये अवैध घुसपैठ करते रहे। अवैध घुसपैठ से आप देखिए कि वहां से आए हुए आदमी रोहिंग्या लोग ऐसे हैं कि वो जो आते हैं और वो चले गए हैं जम्मू कश्मीर। वो बहुत सारे रोहिंग्या आपको देहरादून के आसपास मिल जाएंगे और बहुत सारे घुसपैठिए वहां मिल जाएंगे जो जिनका कोई उनके पास न वैलिड वीजा है न उनके पास पासपोर्ट है। वहां आकर के और है भी तो उन्होंने पार को फेंक दिया और वहां रहने लगे।
तो ऐसी चीजों से बचाव के लिए भारत सरकार को ये सोचना पड़ा है कि आप अगर कोई घुसपैठिया यहाँ पर लाते हैं या कोई घुसपैठिया बिना प्रमाण के यहाँ पर रुकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई के लिए उसे भुगतना पड़ेगा। तो और ये नहीं है कि आप जाएं और जगह मिले खाली वहां जाकर के शिफ्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको किस सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस चीज को रखा जाता है कि आप कहाँ किस समय तक रह सकते हैं, किस समय तक नहीं रह सकते हैं। हालांकि इन सारी नियमों को बहुत देखने पर अच्छा लगता है, लेकिन बावजूद इसके इस देश में घुसपैठियों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, आप अमेरिका में चले जाइए तो वहां पर भी डंकी रूट है। वो जो बहुत सारे लोग जो है पैसा दे करके और किसी तरह से वहां निकल जाते हैं और अमेरिका में चले जाते हैं और पहुंचने के बाद अपना पासपोर्ट काट कर फेंक देते हैं, फिर आप उनको एक्सट्राडाइट करिए। ऐसी स्थिति आती है, हर अच्छे देश में ये स्थिति आती है कि वहां पर तमाम लोग जो है घुसपैठिए के रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसी हालात में सबसे जरूरी चीज है कि आप पर प्रतिबंध किसी पर लगाया जाए कि आप इस जगह पर टूरिस्ट प्लेस के नाम पर आप जाते हैं बार बार, तो कोई और कारण हो सकता है आपके जाने पर, तो इसी नाते आपको वहां पर जाने से रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, बहुत 5-7-8 साल पहले की बात है, पठानकोट में बहुत सारे पाकिस्तानियों को बुला लिया गया था। तो उस पर एक सवाल उठाया गया था पार्लियामेंट में भी कि आपने उनको कैसे बुलाया। तो भारत सरकार ने कहा कि हमने उनको पूरी तरह से सर्वेलेंस में रख करके तब उनको वहां पर बुलाया था, उनकी पूरी जांच परख होती थी और उनके प्रति निगरानी रखी जाती थी, तब उनको भेजा गया था। ऐसी स्थिति बनी रहती है, जब निगरानी देखी जाती है पूरी तरह से तभी उनको भेजा जाता, अन्यथा नहीं भेजा जाता। ये जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि विवरण प्रस्तुत करने के लिए होटल संचालकों और अन्य लोगों का दायित्व क्या है? देखिए, विवरण प्रस्तुत करने के लिए ये तो अब स्थिति तो ये हो गई है कि अगर आप विदेशी को तो छोड़ दीजिए, स्वदेशी व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड या कोई ऐसी चीज देनी पड़ती है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी आइडेंटिटी है। बहुत सारे लोग, मैं ऐसी चीज को जानता हूँ, बनारस के, इलाहाबाद के तमाम होटलों में ऐसी स्थिति आती है कि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को लेके जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी है या मेरी बहन है या ऐसा है, तो वो एक ही कमरे में रहने लगते हैं। तो बहन और बेटी के साथ, तो नौजवान बेटी के साथ नौजवान बहन के साथ तो कोई आदमी नहीं रहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी। वो ढंग से लेके जाते हैं और वहां पर उनके साथ मतलब एक जिसको नहीं कहना चाहिए वैसी स्थिति वहां पर आ जाती है। ऐसे ही होटलों में विदेशियों के लिए तो खास तौर पर यह रखा जाता है कि आप कोई भी विदेशी आएगा उसका पासपोर्ट नंबर लेंगे, उसका आइडेंटिटी कार्ड लेंगे, आप उसका फोन नंबर लेंगे, आप और विवरण उसको जरूरी चीज होगा जिससे आपको पता चल सके कि आपने कोई गलत काम किया है या कुछ और भी किया है, तो वह उसकी सूचना आपको केंद्र सरकार को दी जा सके। कोई भी व्यक्ति अगर वहां होटल में रहता है और कोई गलत कार्य करता है तो उसकी सूचना वो केंद्र सरकार को तुरंत देता है, केंद्र सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, केंद्र सरकार उसकी डिप्लोमेसी को इन्फॉर्म करती है, वो उसके डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट होते हैं उसकी एम्बेसी को सूचना देने के बाद वो उनका एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है जिसके अनुसार वो कहते हैं कि आप इनको हटाइए और ये इनको ले जाइए क्योंकि ये रिस्क में लिप्त पाए गए हैं। तो ये होटल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को देखे कि वो कहाँ से व्यक्ति आया है, क्या उसका पासपोर्ट का नंबर है, कहाँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और किस प्रयोजन से यहाँ पर आया है, क्या उसका उद्देश्य है, कब तक वो रुकेगा और किन कारणों पे, इसका सारा विवरण होटल को रखा जाएगा। होटल के से आपको ये सहूलियत मिल जाती है कि हम पूरी जानकारी आप सरकार को दे सकते हैं और सरकार ये यथोचित कदम उठा करके उस व्यक्ति को चाहे तो हटा सकती है, चाहे तो रख सकती है। ये इसी नाते होटल की जिम्मेदारी विशेष तौर पर महत्वपूर्ण। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉरेनर्स एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।